रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा जीवन कौन नहीं जीना चाहता। ऑब्वियसली सभी लोग जीना चाहते हैं। सभी लोगों ने रिटायरमेंट के बाद ट्रैवल करना, आराम करना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना और भी बहुत कुछ सोच के रखा होगा। पर ये सब तभी होगा जब आपके पास रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा बैंक बैलेंस होगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपके पास इनकम का एक्टिव सोर्स नहीं होता है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद काम ही कौन करना चाहता है। और इसके अलावा बात करें तो इंडिया में मेडिकल फील्ड में इम्प्रूवमेंट आने के कारण यहाँ पास लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 60-65 मानी जाती थी एवरेज, ऑन एन एवरेज, वही अभी बढ़कर 75, 80 या 85 भी हो गई है। मतलब रिटायरमेंट के बाद आपका यहाँ पास 20 से 25 साल लाइफ और बढ़ जाता है। तो ऐसे में रिटायरमेंट के बाद आपको काम ना करना पड़े, इसके लिए आपके पास अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक अच्छा प्लान होना जरूरी है, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है जिसका नाम है एनपीएस, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। तो आगे वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, जैसे कि एनपीएस क्या है, मतलब कि नेशनल पेंशन स्कीम या राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, और फिर बात करेंगे कि इसमें कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है टैक्स लामा चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और जानकारी से भरपूर वीडियो पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस का अपडेट मिस ना कर पाएं। चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं एनपीएस क्या है। एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम को 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था, और उस समय यह स्कीम केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही था। फिर बाद में यह स्कीम 2009 में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने वर्किंग लाइफ के दौरान अपने अकाउंट में एक नियमित रूप से योगदान दे सकता है, और बाद में जमा हुए फंड का एक हिस्सा वह एक बार में भी निकाल सकता है, और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन हासिल करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से एनपीएस अकाउंट का जो बैलेंस है आपका बढ़ता रहता है। एनपीएस में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा पीएफआरडीए की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर को दिया जाता है। यहाँ पीएफआरडीए एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे कि यहाँ बैंक के सेक्टर्स में आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, साथ ही साथ यहाँ स्टॉक मार्केट में सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। यहाँ पास पेंशन स्कीम्स में पीएफआरडीए भी एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। इसका पूरा नाम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और केवल पीएफआरडीए के तहत ही रजिस्टर्ड फंड मैनेजर्स आपके फंड का जिम्मा उठाते हैं। यहाँ पीएफआरडीए द्वारा रजिस्टर्ड कुछ फंड मैनेजर्स के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहला है एचडीएफसी पेंशन फंड, दूसरा यूटी रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, तीसरा एसबीआई पेंशन फंड्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं जो कि पीएफआरडीए द्वारा रजिस्टर्ड हैं। और ये फंड मैनेजर्स आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसके अलावा फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में निवेश करते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति नियमित तौर पर एक निश्चित राशि निवेश कर सकता है। दोस्तों, मौजूदा नियम के मुताबिक एनपीएस अकाउंट को मैच्योरिटी पर निवेश में कम से कम 40% रकम एन्युटी में लगानी होती है। इसी रकम से सब्सक्राइबर्स को पेंशन मिलता है। एन्युटी आपकी ओर से इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन स्कीम में कम से कम 40% रकम में एन्युटी खरीदना जरूरी होता है। यह रकम जितना अधिक होगा, पेंशन भी आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है, और एनपीएस की शेष राशि एक बार में निकाली जा सकती है। मतलब जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ पर 100 रुपए लगाए हैं, और इसमें से 40% आपको एनयूटी में लगानी पड़ेगी, और बाकी जो 60% है आप अपने काम के लिए निकाल सकते हैं। हालांकि यह पेंशन टैक्स के दायरे में आता है, इसमें रिटर्न्स फिक्स नहीं होता। यह फंड की ओर से इक्विटी और डेब्ट में निवेश से हासिल होने वाले रिटर्न पर निर्भर करता है। मतलब आपका जो यहाँ पास रिटर्न होगा, ओवरऑल आपका जो फंड निवेश किया रहेगा इक्विटी में, डेब्ट्स में और अलग अलग जगहों में, वहाँ पास से जो आपका रिटर्न मिलेगा उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एनपीएस में कौन कौन निवेश कर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पास कोई भी भारतीय नागरिक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ किसी को भी इसमें निवेश करने के लिए 18 से 70 साल की आयु
वैल्यू होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पास कोई भी किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहा है तो वो भी निवेश कर सकता है इसमें, जैसे कि अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हो, राज्य सरकार के कर्मचारी हो, या इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हो या आम नागरिक हो, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई NRI है, मतलब नॉन रजिस्टर्ड इंडियन है, तो वो भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है, इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। NRI द्वारा किए गए योगदान को, मतलब निवेश को, RBI और फेमा द्वारा रेगुलेट किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम NPS के बेनिफिट्स की, और शुरुआत करते हैं इसके रिटर्न से या इंटरेस्ट से। मतलब कि आप जो भी पैसे इसमें लगाएंगे उस पे आपको कितने % का सालाना यहाँ पास इंटरेस्ट देखने मिलेगा। वैसे तो यहाँ पास रिटर्न फिक्स नहीं है आपके, पर फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया, यह NPS स्कीम 2004 से इंडिया में अवेलेबल है, मतलब 2004 से स्टार्ट किया गया था, और लगभग 10 सालों के यहाँ पास दौरान हर साल इस स्कीम से जिन लोगों ने भी इस स्कीम में इन्वेस्ट किया है, सालाना ऑन एन एवरेज 8% से 10% एनुअल रिटर्न्स मिले हैं। दोस्तों NPS में इन्वेस्ट किए गए अमाउंट का आपका कुछ हिस्सा यहाँ पास इक्विटीज में भी जाता है, जहाँ पर आपका कुछ गारंटेड रिटर्न्स नहीं रहता है कि आपको इतना फिक्स मिलेगा, पर फिर भी आपका यहाँ पास जो दूसरे टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट है वहां से ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। दोस्तों इसी से हमारा दूसरा सवाल उठता है, जो कि है रिस्क असेसमेंट का। यहाँ पास लोगों का सवाल आएगा कि इसमें इन्वेस्ट करने से यहाँ क्या रिस्क है, क्या मुझे यहाँ पास अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पास रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपका जो कैपिटल का लगभग 50 से 60% हिस्सा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए यह हिस्सा 50% का रखा गया है। मतलब कि अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में आपके कैपिटल का 75% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा NPS स्कीम के तहत, और हर साल यह 2.5% से रिड्यूस किया जाएगा एट द एज ऑफ 50। यहाँ पास कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होंगे जिनका एज 60+ होगा, तो ऐसे में उनके कैपिटल का 50% हिस्सा ही फिक्स किया गया है इक्विटी मार्केट के लिए। उससे ज़्यादा का हिस्सा यहाँ पास इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, केवल 50% ही हिस्सा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों ऐसा करने से यहाँ पास रिस्क कम होता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क कम होता है, और यहाँ पास आपका अच्छा खासा रिटर्न मिलने का पोटेंशियल बढ़ता है। दोस्तों इन सब बेनिफिट्स के अलावा यहाँ पास आपको टैक्स बेनिफिट्स भी देखने मिलता है, जैसे कि यहाँ NPS के फाइनल विड्रॉल पर 60% का टैक्स फ्री है। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पास है, NPS अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पर 14% का यहाँ पास लिमिट है। थर्ड बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पास कोई भी NPS सब्सक्राइबर रुपए की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 CCD1 के तहत ग्रॉस इनकम का 10% तक टैक्स के डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80 CCE के तहत यह लिमिट 1.5 लाख तक है। इसके अलावा यहाँ पास फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो सेक्शन 80 CCA के तहत ही सब्सक्राइबर 50,000 तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी क्लेम कर सकता है। और यहाँ पास पांचवा बेनिफिट इसका ये है कि एन्युटी की खरीद में निवेश की गई रकम को भी टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है। तो दोस्तों NPS के यहाँ पास बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी आपको देखने मिलते हैं। दोस्तों इस स्कीम के तहत आपको 2 तरह के अकाउंट का बेनिफिट्स मिलता है, जिसमें से पहले अकाउंट का नाम यहाँ पास टियर 1 अकाउंट रखा गया है और दूसरे अकाउंट का नाम यहाँ पास टियर 2 अकाउंट रखा गया है। दोनों को ही एक एक करके समझते हैं। यहाँ NPS टियर 1 अकाउंट को सेविंग्स अकाउंट भी बोलते हैं और NPS टियर 2 अकाउंट को इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पास टियर 1 अकाउंट सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है जो भी यहाँ पास NPS स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही यहाँ पास जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपना सैलरी का 10% यहाँ पास इन्वेस्ट करे टियर 1 अकाउंट में। और बाकी दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनके लिए यह वॉलेंटरी रखा गया है, वो चाहे तो अपने सैलरी का कितने भी प्रतिशत टियर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ टियर 1 अकाउंट में जो भी आपका स्टेटस है डिफॉल्ट है, मतलब यहाँ पास आप अगर इन्वेस्ट करते हैं टियर 1 अकाउंट में तो आपको यहाँ पास पहले से कुछ नियम दिए जाते हैं, आपको बाय डिफॉल्ट उसी नियम से इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा टियर 2 में यहाँ पास आपका सभी चीज वॉलेंटरी रहता है, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ टियर 1 अकाउंट में जो विड्रॉल्स है परमिटेड नहीं है, मतलब एन्युटी या मैच्योरिटी के पहले आप विड्रॉल्स नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा टियर 2 अकाउंट में आपका परमिटेड है, मतलब यहाँ पास आप मैच्योरिटी के पहले भी विड्रॉल्स कर सकते हैं। टियर 1 अकाउंट में टैक्स एग्जेम्पशन अप टू 2 लाख तक का मिलता
है 80CC-D के तहत, और टियर 2 अकाउंट में आपका यही टैक्स एक्सेम्पशन 1.5 लाख का मिलता है, और ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पास टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। टियर 1 अकाउंट में जो आपका मिनिमम एनपीएस कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 500 रुपए पर मंथ होना चाहिए, या फिर साल का 1000 होना चाहिए। इसके अलावा टियर 2 अकाउंट में आपका 250 रुपए पर मंथ होना चाहिए मिनिमम। और बात करें यहाँ पास मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पास मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं रखा गया है। तो दोस्तों ये सारे हो गए एनपीएस स्कीम के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कि एनपीएस में किस तरह से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर एनपीएस में किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पास दो मेथड आपको देखने मिलते हैं, पहला है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। पहले हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन, आप किस तरह से यहाँ पास एनपीएस में खाता खुलवा सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एनपीएस अकाउंट आपका ऑफलाइन या मैन्युअली रूप से खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको पॉप सर्च करना पड़ेगा। दोस्तों पॉप का मतलब यहाँ होता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। यह कोई बैंक भी हो सकता है या फिर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कोई ऐसा फॉर्म भी हो सकता है जो एनपीएस से रिलेटेड काम करवाता हो। तो इसके लिए आप सिंपली ऑनलाइन सर्च करते हैं कि पॉप पॉइंट नियर मी, और इसके बाद आप यहाँ पास अपने नजदीकी पॉप से एक सब्सक्राइबर फॉर्म ले सकते हैं और केवाईसी पेपर के साथ जमा कर सकते हैं। एक बार जब आप शुरुआती निवेश करते हैं तो आपको 500 से 200 रुपए या फिर 1000 रुपए सालाना देने पड़ते हैं। दोस्तों फॉर्म जमा करने के बाद यहाँ पास आपको पॉप से प्रान नंबर मिलेगा। दोस्तों इस प्रान का यहाँ पास मतलब हो जाता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। आपको इसको संभाल के रख लेना है और इस नंबर से आप अपने अकाउंट में यहाँ पास ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों ऑफलाइन यहाँ पास आपका एनपीएस अकाउंट खुलवाने का कुछ इनिशियल चार्जेस लगते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से यहाँ एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको एक फंड मैनेजर सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद का प्रोसेस के लिए आपका यहाँ पास जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, और इसके अलावा आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड एक फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। इतना होने के बाद आपको यहाँ पास अपना एक फंड मैनेजर सेलेक्ट करना होगा, और उस फंड मैनेजर का अगर कोई यहाँ पास ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल होगा, मतलब एनपीएस से रिलेटेड ऑनलाइन कोई सर्विस अवेलेबल होगा, तो आप उसके थ्रू ऑनलाइन यहाँ पास अकाउंट खुलवा सकते हैं और प्रान नंबर ले सकते हैं, और उसके बाद आप अपने एनपीएस अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं और सारे डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी एनपीएस के बारे में, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।